अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखिला और खत्ते की बदलती सूरत हाल के बाइस ताखीर से ही सही, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बड़ा और अहम फैसला कर लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने खत्ते की बदलती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास बुला लिया है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास बजट मंजूरी के फौरी बाद 1 जुलाई को पार्लियामेंट में बुलाया जाएगा, जिसमें आला अस्करी और सिविल हुक्काम अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम पार्लिमानी जमातों के सरबराहान को इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में कौमी सलामती से मुताल्लिक अहम उमूर पर मुशावरत के बाद फैसले किए जाएंगे। अब कौमी सलामती कमेटी का इजलास यकीनन वक्त की अहम जरूरत था। सियासी जमातों के इख्तलाफात के बरक्स मुल्क की सालमियत के लिए इत्तफाक राय पैदा करने की जरूरत है, कौमी हमआहंगी की जरूरत है। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखिला के बाद दुश्मन हमारे इख्तलाफात से फायदा उठा सकता है। बलोचिस्तान में शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयों में तेजी अब 2 माह के दौरान देखी जा रही है। 2 माह के दौरान 20 से ज्यादा एहलकारों की शहादत, लाहौर के रिहायशी इलाके में धमाका हो, ये वो तमाम अनासर हैं जो अफगानिस्तान से अमरीकी इनखिला के पाकिस्तान पर असरात की निशानदेही कर रहा है। ऐसे में बैनुल अक़वामी मीडिया पाकिस्तानियों के जज्बात से खेलने के लिए खबरें भी नशर करता है। एब्सोल्युटली नॉट के ऐलान के बाद मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, कौम को मुख्तलिफ मामलात और इशूज़ पर उलझाने की कोशिश की गई। ऐसे में कौमी सलामती के हवाले से इजलास यकीनन एक अच्छा फैसला है। वज़ीर आज़म ने जब अमरीकी फ़ौज को अड्डे देने के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ अपनाया तो अमरीकी मीडिया ने CIA चीफ के खुफिया दौरे पाकिस्तान की खबर दी। साथ ही बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अमरीकी खुफिया इदारे के सरबराह से मुलाकात से इनकार कर दिया, ताहम इस दौरान वो आला अस्करी क़यादत से मिले। खुफिया दौरे की खबर को आवाम के सामने पेश करने का मकसद यही था कि पाकिस्तानी कौम को प्रोपेगेंडे के जरिए गुमराह किया जाए, उन्हें कश्मकश में मुब्तला किया जाए, कंफ्यूज किया जाए। इसके बाद अगला मरहला अफगान तालिबान, पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात को बढ़ाने से मुताल्लिक था। इमरान खान ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो कुछ कहा, उसामा बिन लादेन से मुताल्लिक बयान का हवाला दिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से सवाल हुआ, बादशाह वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर प्रोपेगेंडा किया गया। फवाद चौधरी ने वाज़ेह वज़ीर आज़म के बयान को ज़ुबान फिसल जाने से तशबीह दी है। इस पर फवाद चौधरी क्या कहते हैं, उसकी एक झलक आपके साथ हुआ जी। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. Well, again, Simple out of context. He was quoted out of context. And a particular section of the media played it up. Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. अब इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजों के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस का इनखिला शुरू होने के बाद तालिबान ने 50 से ज़ायद अज़ला पर कब्जा कर लिया है, जिससे इस बात का खदशा पैदा हो गया है कि तालिबान फिर से इक़्तिदार में आ सकते हैं। तुलू न्यूज़ के मुताबिक गुज़श्ता 2 माह के दौरान तालिबान ने 108 अज़ला पर कब्जा किया है, ताहम अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसी मुद्दत के दौरान 10 अज़ला का कब्जा वागुजार करा लिया है। ऐसे वक्त में आलमी मीडिया पाकिस्तान और तालिबान के माबैन इख्तलाफात बढ़ाने के लिए उसामा बिन लादेन और दीगर मामलात को उलझाने की कोशिश कर रहा है। अब यही नहीं है, बल्कि गुज़श्ता रोज़ निजी TV जियो न्यूज़ से शेख रशीद अहमद के एक बयान को बुनियाद बनाकर भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोग्राम में शेख रशीद ने बात करते हुए क्या कहा था, जरा वो भी आपके सामने रखता है। मसाइल ये हैं कि तालिबान की या दूसरे जो वहाँ लोग हैं उनकी फैमिलीज यहाँ रहती, पाकिस्तान में है, उनकी बाज़ डेड बॉडीज भी आ जाती हैं। बाज़ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी लोग, बाज़ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ उनकी ट्रीटमेंट होती है। अब जहां हुकूमत पाकिस्तान और अवाम, पाकिस्तान और तालिबान, पाकिस्तान और अफगान हुकूमत के दरमियान कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है, वहीं आज एक इजरायली अखबार में वज़ीर आज़म के करीबी साथी और साबिक मुआविन खुसूसी सैयद जुल्फी बुखारी के हवाले से खबर शाया हुई। इजरायली अखबार ने दावा किया कि गुज़श्ता साल नवंबर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी ने खुफिया तौर पर इसराइल का दौरा किया और मोसाद के सरबराह से मुलाकात की। अखबार के मुताबिक जुल्फी बुखारी ने इसराइल के मुख्तसर दौरे के दौरान मुतादिद सीनियर इसराइली ओहदेदारों से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान की आम शख्सियत का पैगाम पहुंचाया गया। अखबार ने दावा किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मुशीर जो बरतानिया में मुकीम है, अपने बरतानवी पासपोर्ट का फ़ायदा उठाते हुए लंदन जाने वाली परवाज़ से इस्लामाबाद से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंचा। ताहम वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सैयद जुल्फी बुखारी ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है। उनका यह कहना था कि मैं आज तक इसराइल नहीं गया, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस मामले की वजाहत का मुतालबा भी किया है।
कहते हैं कि हुकूमत इसके बारे में सारे जो हकाइक हैं वो आवाम के सामने लेकर आए। क्लेम किया जा रहा है इस इंडिविजुअल से कि वो नहीं गया, तो अगर नहीं गया तो उन डेट्स का जहां इल्जाम लग रहा है कि स्पेसिफिक डेट कोई जहाज इधर से उठ के ये दूसरे ममालिक में जाके वहां इजराइल पहुंचा, उस जहाज का जो डिटेल्स है, जो फ्लाइट मैनिफेस्टो कौम के सामने लेकर आए और दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा। अब जुल्फी बुखारी के हवाले से ये खबर पहली मरतबा नहीं आई, बल्कि कबल अज़ीज़ अरब अखबार में भी इस हवाले से खबर शाया हो चुकी है, जिसके बाद जुल्फी बुखारी ने अखबार पर हर्जाने का दावा भी किया। एक बार फिर इस खबर का सामने आना कई सवालात को जन्म दे रहा है। यकीनन आलमी मीडिया एक बार ऐसे मसाइल को जन्म दे रहा है, ऐसे मसाइल को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के जज्बात से खेलने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद कौमी सलामती के मौजू पर कौम को यकजा करने की ज़रूरत है। इसी जानिब आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी इशारा किया। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि गैर मुल्की नेटवर्क से अफवाह उड़ाई जाती है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मौजूद मखसूस ग्रुप इस अफवाह पर तबसरे करता है और पीपल्स पार्टी और नून लीग का कोई रहनुमा इस अफवाह पर मीडिया पर एन इबादत समझता है कि इसको फैलाया जाए, इसको बोला जाए और यूं एक अफवाह को मेन स्ट्रीम किया जाता है। जहां एब्सोल्युटली नॉट के बाद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वहीं अफगान क़यादत से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान से सिर्फ सरफे नज़र किया जा रहा है। जो बाइडन इस वक्त अमरीका का इनखिला चाहते हैं और अमरीका एक बार फिर अफगान अवाम को इम्तहान में डालने की कोशिश कर रहा है। जो बाइडन की जानिब से रिसेंटली क्या स्टेटमेंट दिया गया है वो भी आपके सामने रखता है। is not ending. And Afghans are going to have to decide their future, what they want. It won't be for lack of us being helped. The senseless violence that has to stop. अब अमरीकी सदर जो बाइडन ने वाज़े कर दिया है कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है अब अफ़गान लोगों का इसके ऊपर मामला है, वो जाने और उनका काम जाने। अमरीकी सदर की जानिब से अफ़गानिस्तान के मामले पर बेइतनाई के बाद खित्ते में एक बार फिर बेचैनी की फ़ज़ा है। अफ़गानिस्तान को एक बार फिर खाना जंगी का शिकार बना दिया गया है। काबुल में फिर 90 की दहाई की सूरत हाल सामने दिखाई दे रही है। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त माहिर अफ़गान उमूर रुस्तम शाह महमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रुस्तम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, तालिबान की पेशकदमी जारी है, 108 अजला से ज़ायद पर वो कब्जा जमा चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से ये स्टेटमेंट आना कि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है अब ये अफगान लोगों का मामला है, उनको इसको टैकल करना है। क्या अमरीका जो है इस सारे मामले से पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या उसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं? अशरफ गनी साहब की एक मुलाकात थी, एक आखिरी लास्ट डिच कोशिश थी कि अपनी गिरती हुई हुकूमत को अमेरिका के सहारे बचाया जाए, लेकिन वो कामयाब न हो सकी और न कामयाबी होनी थी, क्योंकि अमेरिका अपनी पॉलिसी जो बुनियादी पॉलिसी है जो ट्रम्प की भी थी और इस गवर्नमेंट की भी है, उसको अशरफ गनी के खातिर वो नहीं बदलेंगे। अमेरिका अपने मफादात के साथ उनका ताल्लुक़ है, उनकी मफाद इसमें है कि अमेरिका जल्द से जल्द वहाँ से छुटकारा हासिल कर ले, वहाँ से चला जाए। वो मीटिंग नाकाम हुई। अब तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो डिक्टेट करेंगी। ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि दो बातें हैं, या तो 11 सितंबर से पहले कोई समझौता हो जाए, एक कंसेंसस इस्टेब्लिश हो जाए तालिबान और बाकी धड़ों में, अफगान गवर्नमेंट में और बाकी जो फैक्शंस हैं, और उनकी बुनियाद पे एक लोया जरगा बुलाया जाए और वो एक ट्रांजिशन हुकूमत की तश्कील दे। ये बात मेरे ख्याल में अब होने वाली नहीं है। उसकी वजह यह है कि अशरफ गनी साहब और उनकी हुकूमत इसके मुखालिफ हैं। वो नहीं चाहते कि वो जो है वो चले जाएं, मेन स्ट्रीम से हट जाएं, और वो चाहते हैं किसी तरह ये स्टेटस को प्रोलॉन्ग होता रहे। तो दूसरा सिनेरियो ये है, दूसरी सूरत हाल ये है कि तालिबान आगे बढ़ें और अफगान आर्मी को कन्फ्रंट करें। अब इसमें भी दो बातें हैं, या तो अफगान आर्मी अगर इंटैक्ट रहती है फिर तो तालिबान के लिए आसान नहीं होगा काबुल पे चढ़ाई करना और काबुल पे कब्जा करना, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग भी है, उनके पास अफरादी क़ुव्वत भी है, फिर एयर पावर है, फिर उनके पास आर्मर है, टैंक्स हैं, रॉकेट्स हैं, सब कुछ उनके पास है। तो अगर ये स्टेलमेट प्रोलॉन्ग होता है तो इसका नतीजा ये होगा कि अफ़गानिस्तान में बदमनी और फैलेगी, बहुत से सिविलियन इसकी जद में आएंगे जिनको बहुत नुकसान होगा, ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट बहुत होगी और वहाँ पे हालात दिगरगू होते जाएंगे। अगर तालिबान आगे बढ़ते हैं और उसकी वजह ये होगी कि अफगान आर्मी में डिफेक्शन और डिजर्शन का रेट बढ़ जाए। इस वक्त कोई 10-12% लोग छोड़ रहे हैं। आपको मालूम है कि हालिया दिनों में जो तालिबान को जो कामयाबियाँ हासिल हुई हैं
वो ज्यादातर लोगों ने सरेंडर किया है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरेंडर किया है। लेकिन साहब इसके इम्प्लीकेशंस बड़े मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जब से हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा है और एक कैटेगोरिकल स्टांस लिया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनकी हुकूमत ने, तो तब से जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो भी सर उठाना शुरू हो गए हैं। अगर हम ओवर द लास्ट 2 मंथ्स देखें तो तकरीबन 20 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। 6 माह के अंदर भी जो है वो तकरीबन 50 से ज़ायद हमले हुए हैं बलूचिस्तान में भी। तो आप देख रहे हैं फिर लाहौर के अंदर वाक़या, उसको भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे यहाँ क्या सिचुएशन उभरती हुई देख रहे हैं आप फिर इस सब के नतीजे में? बलूचिस्तान की जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, बाकी जो और जो वहाँ पे तंजीम है, मेरे ख्याल में इसका अफगानिस्तान की सिचुएशन से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। कुछ ना कुछ ताल्लुक़ शायद बनता होगा, क्योंकि बाज़ बलोच इंसर्जेंट्स अफगानिस्तान में रहते हैं, वहाँ से आते हैं फिर हमले करते हैं, ये तो है। लेकिन वहाँ के जो बुनियादी इशूज़ हैं, जब तक उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा, चाहे अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत हो, अशरफ गनी की हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, लेकिन वो बलूचिस्तान के बलोच अवाम का जो है, उनकी जो स्ट्रगल है या जो भी है, सही या गलत है वो तो दूसरी बात है, लेकिन उनके जो मुतालबात हैं जिनके लिए वो लड़ रहे हैं या इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, डैमेज इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, वो तो हुकूमत पाकिस्तान को एड्रेस करना होगा, चाहे जोर इस्तेमाल करे, चाहे फोर्स इस्तेमाल करे, चाहे कोई डिप्लोमेसी से काम ले। उसका इन वाक़यात से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है, बजुज़ इसके के पास चंद लोग, वो भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग अफगानिस्तान बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो ज़्यादा असरात पाकिस्तान पे इसलिए नहीं पड़ेंगे कि एक तो बॉर्डर सील हो चुका है, बॉर्डर की फेंसिंग हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अब तो अफगान रेफ्यूजीज़ को वेलकम नहीं किया जाएगा। मज़ीद अफगान रेफ्यूजीज़ को यहाँ पे न उनको छोड़ा जाएगा, न उनको इजाज़त दी जाएगी। ये बात अफगानिस्तान के अंदर लोगों को मालूम है। अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक जगह से दूसरी जगह तक इंटरनल डिस्प्लेसमेंट वहाँ होगी। नहीं, देखिए लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो नैरेटिव बिल्डिंग और ओपिनियन मेकिंग करने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर कंफ्यूजन्स फैलाई जा रही हैं पाकिस्तान को लेके। जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट या इमरान खान साहब का माजी में दिया गया पार्लियामान के फ्लोर पर स्टेटमेंट कि उसामा दहशतगर्द है या फिर उसामा मारा गया, हलाक है, इससे मुताल्लिक, और फिर अफगान गवर्नमेंट के साथ हमारी दरमियान कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है, तालिबान के साथ एक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है, और फिर हुकूमत और हमारे पाकिस्तानी अवाम के दरमियान एक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसमें इंटरनेशनल मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है? मुख्तलिफ अखबारात में खबरें बन रही हैं, आर्टिकल्स छापे जा रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इंटरनेशनल मीडिया ये नैरेटिव बिल्डिंग में कामयाब हो जाएगा? देखिए, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का तो वो है, वो अभी तक ये समझते हैं कि पाकिस्तान तालिबान की पुश पर खड़ा है और पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ से जो तालिबान जो टैंक्स वगैरह कब्जे कर लेते हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान भेज देते हैं। इन बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो बात आखिरी 2-3-4 हफ्तों की बात है, अफगानिस्तान के फैसले होने वाले हैं। अब हमें अपनी पोजीशन बड़ी एम्फेटिकली वाज़ेह करनी चाहिए कि पाकिस्तान का किसी धड़े के साथ न कोई हमारी हिमायत है, न कोई हमारी मुखालफत है। हम वो हुकूमत चाहते हैं जो अफगानिस्तान में अमन डिलीवर करे ताकि हमारी सरहद महफूज हो जाए। बस पाकिस्तान को यही चीज़ के लिए, और यही चीज़ अमलन भी करनी चाहिए और वैसे भी डिक्लेयर भी करना चाहिए कि हमारे ये इंटेंट से, ये हमारे इरादे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माहिर अफगान उमूर रुस्तम शाह अहमद हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन अफगानिस्तान के अंदर अगर अमन होगा तो बराह रास्त उसका फ़ायदा खित्ते को होगा, उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, और जो नासिर ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, अल्टीमेटली वो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट किसका मौक़िफ़ कितना काबिल अमल है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से शहबाज शरीफ का प्लान फ्रॉड करार दे दिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने 2 बार पार्लियामान की बालादस्ती को मानने से इनकार किया। पाकिस्तानी जिस भी खित्ते में हो, वोट उसका हक है। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि 1 करोड़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम कर दिया जाए। बाबर अवान का कहना था कि अगर असम्बली में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों से छीनना चाहें तो आइन की इजाज़त नहीं है। शहबाज शरीफ जो पतली गली ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो पतली गली ना ढूंढें, जो गुफ्तगू करनी है पार्लियामान में करें। आज बाबर अवान इससे मुताल्लिक क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है।
शहबाज शरीफ साहब का प्लान ये है कि चंद लोगों को, जिनमें चुनिंदा लोग हों, पसंदीदा लोग हों, उनको असेंबली में बिठा के 1 करोड़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम कर दिया जाए। ऐसा नहीं किया जा सकता। ओवरसीज पाकिस्तानी का ये बुनियादी हक है जो शहबाज शरीफ साहब की तजवीज के जरिए से खत्म नहीं किया जा सकता। अब गुज़श्ता रोज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हक के नुमाइंदगी का नया फार्मूला पेश किया था। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में मखसूस नशस्तों की तजवीज़ दी थी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के नुमाइंदे पार्लियामान में उनकी नुमाइंदगी करते हुए मसाइल पेश कर सकेंगे। अब शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशस्तें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मख्तस करने की तजवीज़ देते हुए कहा कि नशस्तों पर नुमाइंदगी का तरीकाकार और शराइत पार्लियामान में तमाम सियासी जमातें मिलकर तय करें। सियासी जमातों के इत्तफाक़ राय से मतलूबा कानून साजी की जा सकती है और इस तरीक़ाकार से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पार्लियामान में यकीनी नुमाइंदगी मिल सकती है। अब शहबाज शरीफ के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इलेक्शन के वक्त मुल्क आकर वोटर लिस्ट में अपने वोट के इंदराज के मुताबिक वोट डालें। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के नुमाइंदे पार्लियामान में उनकी नुमाइंदगी करते हुए मसाइल पेश कर सकेंगे। इसी सोच के तहत आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी के लिए नशस्तें मख्तस की गई हैं। हुकूमत की जानिब से लीडर की तजवीज़ मुस्तरद की जा रही है। अब सवाल यह है कि किसकी तजवीज़ कितनी काबिल अमल है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार कॉलम नवीस और सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहमद साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक के वोट से मुताल्लिक एक बिल असम्बली में मंजूर किया गया। हुकूमत इस पर मुसर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन अपोजिशन की तरफ से एक तजवीज़ सामने आ रही है कि उसी तरह से नशस्तें मख्सूस होनी चाहिए जैसे ख़वातीन की मखसूस नशस्तें होती हैं पार्लियामान के अंदर। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? क्या हुकूमत जो कह रही है वो कराने में कामयाब हो जाएगी? सवाल सिर्फ हक का नहीं है, सवाल यह है कि उनको ये चाहिए कि वो जिस मुल्क में बैठे हुए हैं वहाँ से बैठ के वोट कास्ट कर सकें। वो सहूलत चाह रहे हैं, हक नहीं चाह रहे हैं। हक तो उनके पास पहले ही है और ये कानून भी उन्हें हक देता है, दस्तूर भी उन्हें हक देता है। लिहाजा अब ये सहूलत का मसला है। सहूलत के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि क्या महफूज तरीका होना चाहिए कि वहाँ दूर से बैठे हुए वोट दे लें, उसके अंदर कोई मदाखलत भी ना हो और वो तमाम तकाजे जो एक सिक्योर वोट के और उसकी प्राइवेसी के वो पूरे कर सके। तो असल मसला इसकी वजह से रुका हुआ है। अच्छा अहमद साहब, आपसे ये जानना चाह रहा था कि ऑपोजिशन जो तजवीज़ कर रही है कि मखसूस नशस्तें होनी चाहिए पार्लियामान के अंदर, बिल्कुल उसी तरह जैसे ख़वातीन की मखसूस नशस्तें होती हैं, तो ये काबिल अमल हल है जो ऑपोजिशन प्रपोज कर रही है? मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि इसके लिए आपको अपने आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि आइन में ये नशिस्तें पहले ही तयशुदा हैं, एलोकेटेड हैं, और उनमें कोई भी तब्दीली आप करेंगे तो आपको उसके लिए तब्दीली करनी पड़ेगी। तो ये इत्तफाक राय इसके ऊपर होगा, ये मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि किसी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज के लिए नशिस्तों को मखसूस करने की बात की है। और अगर आप मखसूस करेंगे तो सवाल ये है कि वो आप उनको प्रोविंस वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या आप उनको पूरे नेशनल लेवल पे करेंगे, क्योंकि आप ख़वातीन की नशिस्तें तो प्रोविंस वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और जो नेशनल माइनॉरिटीज़ की सीटें हैं वो नेशनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इनको कैसे करेंगे और कितनी नशिस्तें आप करेंगे? क्योंकि आप आबादी के लिहाज से, वोटर के लिहाज से देखें तो इनकी तो कोई 25-30 के करीब नशिस्तें बनती हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया है उसमें मेरे ख्याल है 3 से 5 नशिस्तों की बात की गई है। तो ये मुझे मुश्किल सा लगता है, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ईवीएम इंट्रोड्यूस कराने की बात कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होनी चाहिए नेशनल लेवल पर, और अगर कोई समंदर पार पाकिस्तानी वोट का हक इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके लिए आपको लगता है कि थ्रू इंटरनेट जो है वो अगर इसको एक्सरसाइज करेगा तो उसमें हैकिंग के चांसेस हैं या उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन हो सकती है, तो फिर क्या रास्ता, अगर इंटरनेशनली हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें तो क्या रास्ता हमें दिखाई देता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ किस तरफ है और वो अपने उस प्रोसेस को कैसे सिक्योर करता है? देखिए, ये जो इंटरनेट जहाँ इन्वॉल्व होगा वहाँ इनसिक्योरिटी पैदा होगी, वहाँ हैकिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और वहाँ रिगिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए इंटरनेट वोटिंग एज ऑफ टुडे तो कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जहाँ एक बड़ी तादाद में लोग वोट देते हैं और उनके वोटों से नताइज बदल सकते हैं मुल्क के अंदर। तो अब दूसरी बात यह है कि क्या प्रैक्टिकल रास्ता है। मेरे ख्याल में इस वक्त कोई ऐसा प्रैक्टिकल रास्ता नहीं है जो सिक्योर भी हो, जिसमें प्राइवेसी भी इंश्योर्ड हो
और वो प्रैक्टिकल भी हो, वो सिक्योर। साहब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली तो ओवरसीज पाकिस्तानीज का राइट है कि वो अपना वोट कास्ट कर सके, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने, ये इस्तेहकाक उनके पास मौजूद है। अगर 72 ईयर्स के टाइम में ऐसा नहीं हो सका तो इसमें आपको पॉलिटिकल विल दिखाई नहीं देती, या जिस रास्ते की हम बात कर रहे हैं कि रास्ता क्योंकि अवेलेबल नहीं है कि किस तरह उनको इसका हिस्सा बनाया जा सकता है, असल में उस रास्ते की अदम दस्तयाबी एक बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल, रास्ता ना होना, देखिए ये जो उसके लिए उनके पास एक रास्ता तो खुला है कि वो इलेक्शन वाले दिन अपनी छुट्टी वुट्टी उसी हिसाब से स्केड्यूल करें और यहाँ आके वोट दे दें, तो वो वोट कास्ट कर लेंगे। लेकिन जाहिर है उसके अंदर बहुत सी प्रैक्टिकल दुश्वारियां हैं, ये पाकिस्तान के लोगों को भी दुश्वारियां हैं। मसलन अगर कोई आदमी सक्कर में रहता है, उसका वोट सक्कर में बना हुआ है, नौकरी वो गिलगित में कर रहा है, तो उसके लिए सिवाय इसके कि वो गिलगित से आए 2 दिन का सफर करके सक्कर में और वहां वोट डाले, वो भी वोट नहीं डाल सकता। तो ये तो मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है। तो लेकिन उसका भी कोई इंतजाम नहीं हो सकता जब तक कि हमें मौका ना मिले। हिंदुस्तान में बीजेपी बहुत अरसे से कोशिश कर रही है, क्योंकि उनका ख्याल है कि वो भी बहुत पॉपुलर है नॉन रेजिडेंट इंडियंस में, एनआरआईज में, लेकिन वहाँ पे भी अभी तक इलेक्शन कमीशन ये इंतज़ाम नहीं कर सका, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मौजूदा जो सूरत है वो हमें एक सिक्योर वोटिंग का इंतज़ाम नहीं करने देती। तो जब तक ये कोई सिक्योर वोटिंग के सूरत ही निकल आए, उस वक्त तक बदकिस्मती से ये सहूलत जी जा सकती। राइट तो उनके पास मौजूद है, वो जब चाहें आके इलेक्शन में वोट दे दे। अच्छा सर, लास्टली व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे आउट? मतलब ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमें कि वो वोट बराह रास्त कास्ट नहीं कर सकते, उसमें जालसाजी के इम्कानात मौजूद हैं, उसमें मैनिपुलेशन के हैं, तो व्हाट इज द बेस्ट वे आउट? आपको क्या दिखाई देता है कि म्यूचुअल विन विन सिचुएशन कैसे बन सकती है? अगर सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हो जाएं तो पोस्टल बैलेट एक रास्ता है। दुनिया में कई मुल्कों में इस्तेमाल होता है, अमेरिका में इस्तेमाल होता है और कई मुल्कों में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिलडाट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि मुल्क के 3 बड़े बहरान जो सर उठा रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में क्या नुकसानात उठाने पड़ेंगे और एक आम आदमी कैसे मुतासिर होगा। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान को 3 बड़े बहरानों का सामना है। मुल्क में बिजली की कम पैदावार के बायस लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ चुका है, जबकि गैस की कमी ने सनतों को पहिया जाम कर दिया है। यही नहीं बल्कि पानी की मिसमैनेजमेंट में मसाइल खड़े कर दिए हैं। पानी की मैनेजमेंट ठीक नहीं है। मुल्क में दरामदशुदा LNG के टर्मिनल की बहाली और मकामी सतह पर गैस पैदा करने वाले एक गैस फील्ड की बंदिश की वजह से गैस के बहरान का सामना भी मौजूद है। गैस की इस बंदिश के बायस कराची में बरामदी शोबे के अलावा दीगर शोबों को गैस की सप्लाई के बंदिश का सामना है। अब यही नहीं है बल्कि गैस के जरिए बिजली पैदा करने वाले कारखानों को भी मुश्किलात उठाना पड़ रही हैं, जिसकी वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों, खासतौर पर कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ चुका है। और इस हवाले से वफाकी वजीर हमाद खबरदार कर दिया है। वो क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा एनर्जी का इशू क्या है। कि हमारे 2 LNG के टर्मिनल्स हैं जिनके साथ मुआहिदा मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ। तो उस मुआहिदे के अंदर ये लिखा हुआ है कि 15 साल में ये 2 टर्मिनल्स 2 दफा ड्राई डॉक करने का इख्तियार रखते हैं। अब उन्होंने 1 दफा ड्राई डॉक करने का इख्तियार उनमें से एक ने इस्तेमाल किया है। तो इसके बाद क्या होएगा? इसके बाद सिर्फ ये होएगा कि 6 दिन के लिए ये जहाज अपनी जगह से हटेगा और दूसरा जहाज इसकी जगह ले लेगा। इस 6 दिन में 2 दिन है सिर्फ जिसके अंदर गैस जो है उसका उस LNG के टर्मिनल से 0 आउटपुट होएगा। लेकिन ये 29 से 6 तक का जो टाइम है, इसके अंदर हमने मुतबादिल बंदोबस्त किया हुआ है कि हम दूसरे प्लांट्स चला के गैप को ब्रिज करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें लोड शेडिंग ना करनी। अगर जरूरत पड़ेगी भी तो उसको कम से कम और टारगेटेड रखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको बेहतर तरीके से हम मैनेज कर लेंगे। 29 से 6 जुलाई तक का वक्त बताया जा रहा है। हुकूमत उसको मैनेज करने की कोशिश करेगी, मुतबादिल तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, लेकिन क्या कोई ऑल्टरनेट मैनेज कर सकेगी हुकूमत? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वफाकी वजीर के दावे अपनी जगह, लेकिन ये तीनों बड़े बहरान हुकूमत की मिसमैनेजमेंट और विजन की कमी के बायस अवाम के सर पर आन पड़े। हुकूमत ने कहाँ गलती की, अवाम को कहाँ कन्फ्यूज़ किया, अवाम को अरबों का चूना लगाने की तैयारी कैसे की गई, गैस बहरान का जिम्मेदार कौन है? और सवाल तो ये भी है कि क्या मुल्क में बिजली का एक नया बहरान सर उठा रहा है? गैस बहरान के होते हुए पानी से बिजली पैदा क्यों नहीं हो रही है? क्या फर्नेस ऑयल माफिया एक बार फिर ताकतवर हो रहा है? इन तमाम तर सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले गैस की जरूरियात और बहरान की वजूहात का जायजा आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान में गैस की जरूरियात मकामी कुदरती गैस और दरामदी गैस के जरिए पूरी की जाती है। अब दरामदी गैस के लिए कराची की बंदरगाह पर 2 LNG टर्मिनल्स तामीर किए गए हैं। इनमें से एक एंग्रो कंपनी का टर्मिनल है और दूसरा पोर्ट गैस नामी कंपनी की ज़रिए मलकियत है। यानी 2 टर्मिनल्स इस वक्त जिनको बंदिश का सामना है। एक खास मुद्दत के बाद इनकी मेंटेनेंस की जाती है और ये मेंटेनेंस बैरून मुल्क से आने वाले माहिरीन करते हैं। गुज़श्ता साल एंग्रो टर्मिनल की ये मेंटेनेंस होना थी जो पेंडिंग थी, लेकिन कोरोना के बाइस बैरून मुल्क से माहिरीन नहीं आ सके, जिसके बाद रवा माह इसकी मेंटेनेंस के अमल का आगाज हुआ। इस प्लांट की बंदिश के बाइस गैस की स्टोरेज और तकसीम मुतासिर होने की वजह से गैस की सप्लाई मुतासिर हुई है। अब यही नहीं है बल्कि मीरपुर खास में भी एक गैस फील्ड मरम्मत के बाइस बंद है, जिसके बाद हुकूमत CNG स्टेशन और इंडस्ट्री को गैस की फराहमी बंद करके घरेलू सारिफीन के लिए गैस को फराहम कर रही है। माहिरीन के मुताबिक गैस का बहरान टर्मिनल्स की बंदिश के बाइस नहीं बल्कि हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से हुआ है, क्योंकि हुकूमत ने इस बार गैस कम दरामद की है और सवाल यह है कि गैस की बंदिश के बाद बिजली कैसे पैदा होगी। पाकिस्तान इस वक्त महंगे ज़राए यानी फर्नेस ऑयल की जानिब बढ़ रहा है। इस हवाले से मुतल्लिका हुकाम को तैयार रहने का कह दिया गया है। मुल्क में इस वक्त बिजली की तलब का जो पीक सीजन है वो अपनी जगह पर मौजूद है और गैस बहरान की वजह से मुल्क फिर महंगे फर्नेस ऑयल की तरफ जा रहा है। एक बार फिर मुल्क में महंगी बिजली तैयार होगी, एक बार फिर माफियाज को नवाजा जाएगा। इस वक्त मुल्क में फर्नेस ऑयल का 1 महीने का स्टॉक मौजूद है। अगर गैस की बजाय सारी बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा की जाए तो ये स्टॉक चंद दिन में खत्म हो जाएगा। नतीजतन हुकूमत फिर फर्नेस ऑयल माफिया से ब्लैकमेल होगी। ये माफिया स्ट्रॉन्ग है, कितना ताकतवर है, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने गुज़श्ता रोज इसका इंकशाफ भी किया है। मैं जानता हूं मुझे कितनी पैसे की ऑफर होती थी, आपको ये नंबर बोल दें। 30 बिलियन तकरीबन। डिले करने का था कि करें ही ना करें। अब जो फर्नेस ऑयल माफिया है, यानी जो अपने पावर प्लांट्स फर्नेस ऑयल के जरिए से चलाते हैं, वो ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि उन्हीं IPP से बिजली ली जाए और उसी को जो है वो राइज किया जाए। इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने जिस तरह इंकशाफ किया है कि फर्नेस ऑयल माफिया उनके दौरे हुकूमत में भी उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। उनको ऑफर हुई, तकरीबन 25 से 30 अरब की ऑफर थी साबिक वज़ीर आज़म को कि आप फर्नेस ऑयल से ही बिजली पैदा करें और जो मुतबादिल ज़राए हैं ख़ासतौर पे LNG, क्योंकि बड़ा एम्फेसिस था शाहिद खान अब्बासी साहब का अपने उस टेन्योर के अंदर LNG के ऊपर, LNG से रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही थी। ऑब्वियसली फर्नेस ऑयल माफिया की तो चांदी हो जाएगी जिस वक्त मुल्क में LNG नहीं होगी, दरामदी गैस नहीं होगी। बिजली की पैदावार के लिए फर्नेस ऑयल पर इन्हिसार सिर्फ गैस बहरान की वजह से नहीं है, बल्कि तरबेला के 3 यूनिट के बंद होने की वजह से भी बिजली का बहरान पैदा हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में पानी के अखराज में मजीद कमी होगी, जिसकी वजह से पन बिजली की पैदावार भी कम हो जाएगी और इस वक्त भी पानी से पैदा होने वाली बिजली का हिस्सा 31% से कम होकर, यानी जो हाइडल पावर जनरेशन है उसका हिस्सा जो हमारे एनर्जी मिक्स में हिस्सा है वो 31% से कम होकर 28% तक गिर गया है। बिजली और गैस बहरान के बायस पाकिस्तान में सनतों को बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। गैस और बिजली की कमी और उसकी जो कम फराहमी है उसमें अदम तसलसल के माहौल से दिलबर्दाश्ता होकर अपनी सनतें इंडस्ट्रियलिस्ट बैरून मुल्क शिफ्ट करने का ऐलान कर चुके हैं कि वो अपनी इंडस्ट्री को बैरून मुल्क ले जाएंगे। ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो ये एक बहुत बड़ा ब्लो होगा हमारी एक्सपोर्ट्स को। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटीज़ की तसलसल के साथ अदम फराहमी के बायस टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने अब अपनी सरमायाकारी और सनतों को बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है जो साजगार माहौल फराहम करने वाले ममालिक के साथ राब्ते करेगी और ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान को सनतें मुंतकिल करने की पेशकश भी करेगी। यकीनन इस वक्त बिजली और गैस का बहरान एक बड़े खतरे की निशानदेही कर रहा है। सनतकार परेशान हैं, अवाम मसाइल में जकड़े हुए हैं, हुकूमत मुसलसल फैसलों में ताखीर करके मसाइल को मजीद बढ़ा रही है। अब भी अगर ना किए गए तो मामलात मजीद उलझ सकते हैं। हुकूमत के लिए सोचने का वक्त है। या एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद तस्करा करेंगे कि कोरोना की चौथी लहर हुकूमती जलसों को भी किस तरह से एक बैक गियर लग गया है, किस तरह से हुकूमत इसमें बिहेव कर रही है और इररिस्पॉन्सिबल जो है बिहेव करने की कोशिश कर रही है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। कोविड फोर्थ वेव से मुतालिक बात करेंगे, हुकूमती इररिस्पॉन्सिबिलिटी का भी तज़किरा करेंगे, लेकिन आज टिकटॉक सारिफीन के लिए दो खबरें काफ़ी दिलचस्पी का बाइस बनी हैं और दिन भर दोनों खबरों का खूब चर्चा भी रहा है। पहली खबर सिंध हाई कोर्ट से आई, जिसने मुल्क भर में टिकटॉक पर पाबंदी आयद करते हुए पीटीए को एप्लीकेशन फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस कौसर सुल्ताना हुसैन पर मुश्तमिल सिंगल बेंच के रूबरू सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद से मुताल्लिक मोहम्मद कामरान मुजीब की जानिब से दायर दावे की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर असद अशफाक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि टिकटॉक चलाने वालों को फुहश जो कंटेंट है वो ना चलाने का कहा गया, लेकिन बेहतरी नहीं हुई और पीटीए से भी शिकायत की, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, जबकि टिकटॉक वीडियो से फहाशी फैल रही है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ऐसी वीडियोस चलाई जाती है जो मुल्क की सकाफत और मजहबी उसूलों के मुनाफी हैं। टिकटॉक पर हाल ही में हम जिन्स परस्ती को फखरिया अंदाज में पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से भी कई बार रुजू किया, लेकिन शिकायत नहीं सुनी गई। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से टिकटॉक पहले ही पाबंदी आयद कर चुकी है। इसके बावजूद टिकटॉक पर गैर अखलाकी और गैर इस्लामी मवाद को हटाया नहीं गया, इसलिए इस्तदा है कि टिकटॉक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए को पाकिस्तान में सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक के ऑपरेशन को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन पीटीए और वजारत इत्तलात और नशरियात समेत दीगर जो मुद्दा अलैहान हैं उनको 8 जुलाई के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। दूसरी खबर मुतनाज़ टिकटॉक स्टार हरीम शाह से मुताल्लिक सामने आई है। एक तरफ टिकटॉक को बैन करने की खबर सामने आई, तो दूसरी तरफ जो टिकटॉक स्टार हैं हरीम शाह, जिन्होंने टिकटॉक से शोहरत पाई है, उनसे मुताल्लिक एक खबर सामने आई। मारूफ टिकटॉक स्टार हरीम शाह अपनी मुतनाज़ टिकटॉक वीडियोस की वजह से हमेशा खबरों का हिस्सा रहती हैं, लेकिन इस बार उनकी शादी की खबर ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। टिकटॉकर हरीम शाह की जानिब से की गई पोस्ट सिंध असम्बली की कार्रवाई के दौरान भी मौजूद बहस रही। आज वैसे तो सिंध असम्बली की कार्रवाई प्रोसीडिंग्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। वहाँ पर भी जब अरकान असम्बली की तरफ से एक चारपाई ले आए और एक हंगामा खेज माहौल रहा, वहीं पर टिकटॉक स्टार हरीम शाह का चर्चा भी रहा। हरीम शाह ने पीर के रोज़ एक तस्वीर पोस्ट की और उस पर ऐलान किया कि उन्होंने सिंध असम्बली के एक रुकन से शादी कर ली है, ताब उन्होंने अपने शौहर का नाम जाहिर नहीं किया। टिकटॉकर ने अपनी शादी से मुताल्लिक तस्वीर समाजी राब्तों की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर शेयर की और अपने फॉलोअर्स को यह पैगाम दिया कि वो रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली और सूबाई वजीर से शादी की है और वो कराची में रहते हैं। इस हवाले से हरीम शाह की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है, इस बात को प्रमोट कर रही हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। पीपल पार्टी के रुकने सिंध असम्बली हैं और एक जानी मानी शख्सियत है पाकिस्तान की। उसमें इनका एक बहुत बड़ा नाम है, मकाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो ऑलरेडी मैरिड हैं और वो एक हफ्ते के अंदर अपनी वाइफ को कन्विंस कर लेंगे, इंशाल्लाह हम डिस्क्लोज कर देंगे। असल मामला क्या है, असल हकीकत क्या है, ये तो जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि उनकी तरफ से हरीम शाह की तरफ से कहा गया है कि इसको डिस्क्लोज तब किया जाएगा जब वो अपने शौहर से इजाज़त ले लेंगे और उनके शौहर को इजाज़त देनी है अपनी पहली बीवी से। अब अगले मामले की तरफ बढ़ते हैं जी, और अगला मामला है कोविड की फोर्थ वेव से मुताल्लिक, क्योंकि कोविड की फोर्थ वेव सर उठा रही है। ये कहा एनसीओसी के सरबराह असद उमर साहब ने, और असद उमर साहब के बकौल क्योंकि बड़ी ईद आ रही है और ईद उल अज़हा से मुताल्लिक जो है वो मवेशी मंडियों का लोग रुख करते हैं और मवेशी मंडियों का रुख करते वक्त एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोविड की फोर्थ वेव जो है वो भी शिद्दत इख्तियार कर सकती है अगर हम एहतियात का दामन नहीं बरतेंगे और एहतियात का दामन हाथ से छोड़ देंगे। बारकैफ अब वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ ये सब कुछ हो रहा है। और एक और अहम बात यह है कि फवाद चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी जानिब से जेलम में एक जलसा किया गया। उस जलसे के मनाजिर ज़रा आपको दिखाते हैं कि एक तरफ कोविड की फोर्थ वेव का जिक्र किया जा रहा है तो दूसरी तरफ जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं, और आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद यकीनन सवाल तो उठता है कि जो एसओपी कंप्लायंस की बात की जाती है, क्या वो एसओपी कंप्लायंस सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों के लिए है? क्या वो एसओपी कंप्लायंस सिर्फ एक कॉमनर के लिए है, एक आम आदमी के लिए है? क्योंकि उसके ऊपर तो इन्फेक्शियस डिजीज़ कंट्रोल ऑर्डिनेंस के तहत FIRs का इंदराज होता है, उनको हिरासत में लिया जाता है, हवाला पुलिस किया जाता है, कार्रवाई चलाई जाती है। लेकिन ये वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब है, ये खुद ही अपने हलके के अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इकट्ठा करते हैं, मेला लगाते हैं और एक इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग आ जाते हैं, जिसके बाद सवाल तो उठते हैं कि क्या यहाँ पर कोरोना नहीं है? क्या कोरोना सिर्फ ऑपोजिशन के लिए है या कोरोना सिर्फ एक आम आदमी के लिए है? कोरोना कैबिनेट में मौजूद लोगों को नहीं पूछता, हुकूमती वज़रा से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये ख़ास लोगों को बख्श देता है। इसके बाद सवाल तो उठता है, यकीनन एक तरफ असद उमर साहब हैं, वफाकी वज़ीर हैं,
मनसूबाबंदी के NCOC के सरबराह है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया। दूसरी तरफ ये कंप्लायंस हुकूमत अगर खुद बेंचमार्क सेट नहीं करेगी, खुद ही सिंबॉलिक डिसीजंस नहीं करेगी और खुद उस पर एक्ट नहीं करेगी, तो फिर एक कॉमनर उनके फैसलों को किस तरह संजीदा लेगा और फिर ऑपोजिशन को फिर किस तरह से जो है वो आप मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। यकीनन ये सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उस हवाले से भी सूरत हाल आज इस्लामाबाद के F9 पार्क के अंदर देखी गई, क्योंकि बैरून मुल्क जाने वाले जो समंदर पार जो लोग जाते हैं, मुलाजमत की गरज से पहुंचते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत उठाना पड़ रही है, क्योंकि जब तक उन्हें कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट्स नहीं लेंगे वो तब तक ऑब्वियसली जो वैक्सीन है वो आपके पासपोर्ट की तरह से अमल कर रही है, और अगर आपके पास ये पासपोर्ट नहीं होगा जो आपकी वैक्सीनेशन है, आपका सर्टिफिकेट है कि आप वैक्सीन ले चुके हैं, तब तक आप परवाज़ नहीं कर सकते हैं और बाहर नहीं जा सकते हैं। अब जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं जो मुलाजमत की गरज से जाते हैं, उनको बहुत बड़ी दिक्कत उठाना पड़ रही है, और आज F9 पार्क इस्लामाबाद का वो मैदान जंग दिखाई दिया है। हुकूमत को चाहिए कि ये जो मिसमैनेजमेंट है ये इसके ऊपर काबू पाए, ये स्ट्रीमलाइन करे इन इश्यूज़ को, इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करे, और साथ ही साथ जो चीज़ें वो कह रही है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स वाली बात है कि जब आप ये कहते हैं कि फोर्थ वेव आने का खदशा है, तो उस वक्त आपको खुद भी कंप्लाइंस करना है SOPs का, ताकि लोगों के लिए मसले रहा हो। बरकैफ जी, इसी मैसेज के साथ ये तो था आज का दास्तक। आपसे मुलाकात हो कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।